आज संसद के अंदर पटल पे जब सवाल जवाब चल रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री का नदारद होना, गृह मंत्री का नदारद होना ये जताता है कि ये कितने इस बिल को लेकर सीरियस हैं। इनको पता लग गया है जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए पर्दे के पीछे से, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सरकार हो, सब उसको अपने अपने तरीके से डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए। सर आ पुलिस तो ने मुझे इसलिए रहा है क्यों नहीं आ रहे हैं कि मोदी जी को या अमित शाह जी को अब सुनने में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। वो कोई सजेशन लेना या फिर इस चर्चा से कुछ मंथन हो के कुछ निकल आए वो तो चाहते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी ने आज संसद में गर्दा उड़ा दिया। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बल्कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री किसी को भी नहीं छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई कि उनका माइक बंद करके सदन स्थगित करके भाग गई, भाग निकली। राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा भी नहीं करने दिया। भारतीय जनता पार्टी वालों को इतनी मिर्ची लग गई। क्यों लग गई, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही। और इसके मायने क्या है? राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर इतना भारी हो गए कि उनको भाषण पूरा तक नहीं करने दिया गया और सदन को स्थगित कर दिया गया, ये बोलकर कि आपने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, असंसदीय शब्द बोला है। ऐसे तो बहुत सारे शब्द निशिकांत दुबे से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, पिछली बार दिल्ली से एक सांसद थे ना, मुसलमानों को लेकर क्या क्या कह रहे थे, तब इनको असंसदीय नहीं लगा था, लेकिन अब इनको बातें असंसदीय लग रही हैं। क्या राहुल गांधी दुखती रग दबा रहे हैं, इसलिए दर्द हो रहा है? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, राहुल गांधी ने जो आज सदन में किया है, शायद भारतीय जनता पार्टी ना तो दिल्ली में बैठकर और ना ही नागपुर से जो आरएसएस संगठन है उसने सोचा होगा कि राहुल गांधी इस कदर हमलावर होंगे और इतना गर्दा उड़ा देंगे। मतलब उन्होंने जो आज कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, बीजेपी को रगड़ने में, आरएसएस को रगड़ने में, अमित शाह जी की जिम्मेदारी तय करने में। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तो तय हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अमित शाह जी की जिम्मेदारी को लेकर राहुल गांधी अभी भी पीछे पड़े और हालात ऐसे हो गए कि राहुल गांधी का माइक बंद करना पड़ गया और ओम बिरला जी की जो भाव भंगिमा थी वो चेंज होने लगी और कहा कि भाई स्थगित, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं वो सुनना नहीं चाह रहे हैं ये, और कह रहे हैं आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, हम सदन स्थगित कर दे रहे हैं। ये हालत हो गई सर। देखिए हिमांशु, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं इस मामले में और पिछले पार्लियामेंट सेशन की बात करें, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से दबाव में थी, और आपको याद होगा कि सदन में प्रधानमंत्री आए नहीं थे, और जब लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो कितना बड़ा जुमला जो है हमारे स्पीकर ने और मंत्री ने दिया था कि उनको खतरा है हाउस में। तो कैसे कैसे खतरा है, यहाँ तो कोई हथियार भी नहीं लेके आ सकता। आपने कल देखा होगा वो बिहार के सांसद जो है पप्पू यादव, वो लाठी लेके आए थे महात्मा गांधी की तरह, चश्मा पहन के, उनकी लाठी, महात्मा गांधी की लाठी भी अंदर नहीं जाने दी सदन में। तो जहां लाठी भी सदन में ना जाती हो, कोई भी हथियार, कोई भी इस तरह का सामान अंदर ना जाता हो जिससे कोई खतरा किसी सदस्य को हो जाए, वहां प्रधानमंत्री जी को खतरा है। और जब विपक्ष ये पूछता है किस बात का खतरा है, कैसे मारेंगे, तो बोला महिलाएं सांसद है, वो काट लेंगी मोदी जी को। ये शायद वही मोदी जी हैं 56 इंच सीने वाले, जो बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले जाते हैं, लगातार अफगानिस्तान की यात्रा करते हैं, लगातार जो है चाइना की और इसराइल की यात्रा करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। आज संसद के अंदर पटल पे जब सवाल जवाब चल रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री का नदारद होना, गृह मंत्री का नदारद होना ये जताता है कि ये कितने इस बिल को लेकर सीरियस है। इनको पता लग गया है जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए पर्दे के पीछे से, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सरकार हो, सब उसको अपने अपने तरीके से डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए। सर आ पुलिस तो ने मुझे इसलिए रहा है क्यों नहीं आ रहे हैं कि मोदी जी को या अमित शाह जी को अब सुनने में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। वो कोई सजेशन लेना या फिर इस चर्चा से कुछ मंथन हो के कुछ निकल आए वो तो चाहते नहीं है।
वो आएंगे अपनी स्क्रिप्ट लेकर, ये सुनकर कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए। और देखिएगा गारंटीड ये फिर से नेहरू को याद करेंगे, ये फिर से इंदिरा को याद करेंगे, इमरजेंसी का दौर याद करेंगे, ये वही काम करेंगे रिपीटेड मोड पे, हमेशा ही यही करते आए। इनके पास कुछ और बताने को है ही नहीं सर। नहीं, उसमें हिमांशु क्या है ना कि सबको अलग अलग इन्होंने काम दिए हुए हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी लगाई हुई है। जैसे सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग जो है, जहां भी धर्मेंद्र प्रधान जाए उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। जैसे ही वो सोमवार को सदन में आए, पार्लियामेंट में आए, तो पार्लियामेंट का उनका भव्य स्वागत किया गया, उनको मुकुट पहनाया गया, उड़ीसा की जो परंपरागत टोपी है वो पहनाई गई उनको। कल वो उड़ीसा पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट से लेकर शहर तक किया गया। तो वो दूसरे लोग वहां लगे हुए। इधर जो प्रशासन के अंदर लोग हैं, इनके जो अपने चेले चपाटे हैं, वो किस प्रकार से मुकदमे छात्रों पे किए जाए, कौन से ऐसे छात्र हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, कौन से ऐसे लोग हैं जो खतरा कल को बन सकते हैं, उनको कैसे ये ठीक किया जाए, वो अंदर ही अंदर उस पर चीजें चल रही हैं। वहां पे जो ईंट पत्थरों का ट्रक खड़ा हुआ था, उस पे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने स्टोरी करी है, उससे इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। दिल्ली की पुलिस एक सूची जारी करती है कि करीब 3,000 लोग जो है असामाजिक तत्व इस आंदोलन में पहुंचे थे। देखिए कितनी स्पीड तेज है दिल्ली पुलिस की, कि 2 दिन में उन्होंने जांच करके 3,000 लोगों की सूची जारी कर दी है। और अगर आप इनको कह दें कि भाई ये चंदा चोरी, ये पर्चे लीक, इसकी जांच कर दीजिए। 2024 में मोदी जी ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी परीक्षा लीक के लिए, आज तक कोई रिजल्ट आया नहीं उसका। उस पर इनकी कोई जो है जिम्मेदारी नहीं है, और कोई जो है उसमें इनकी क्या बोलते हैं, जवाबदेही। दिलचस्पी, जवाबदेही या दिलचस्पी कहीं दिखाई नहीं देती। जवाबदेही तो बात की बात है, दिलचस्पी भी नहीं है। आप ये देखें कि पुलिस कह रही है कि 100, तो उसमें 100 के लगभग तो ऐसे गंभीर असामाजिक तत्व हैं जिन पे हत्या के आरोप हैं। तो भाई हत्या आरोपी वहां घूम रहे हैं और आपको पता है, और आप उनसे पकड़ नहीं रहे, उनको पूछ नहीं रहे। दूसरे दूसरे जो जिनके ऊपर अलग मुकदमे चल रहे हैं वो भी वहां हैं, कई गंभीर धाराओं में मुकदमे वहां चल रहे हैं, कई सारे इस तरह के लोग हैं वो भी वहां हैं। तो इसका मतलब पुलिस को सब पता है और पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है। पुलिस लाठी चार्ज जब कर रही है, पुलिस जब लाठी मार रही है गुप्त अंगों पे, वो महिलाओं को टारगेट कर रही है, वो युवाओं को टारगेट कर रही है, तो ये क्या जताता? तो इस तरह की चीजें जहां हो रही हो और बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री गृह मंत्री बैठे हो। अब तो आरएएफ ने भी कह दिया है कि भाई यहाँ पैलेट गन चले हैं, तो भाई वो चलाने का आदेश किसने दिया? ये लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? युवाओं पे, छात्रों पे बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश किसने दिया? बिग बॉस तो अमित शाह ही है ना, गृह मंत्री है ना। नहीं 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 तो नहीं नहीं, रिजिजू जी क्या कह रहे थे, यही तो कह रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह जी क्योंकि सर्वे सर्वा है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है, तो दिल्ली पुलिस अगर कुछ काम करेगी तो किससे आदेश लेकर करेगी, कौन देगा आदेश? अमित शाह जी उसकी खोज खबर नहीं रखेंगे क्या? यही बात तो राहुल गांधी ने कही थी। और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नाम मत लीजिए किसी स्पेसिफिक का। क्यों नाम नहीं लेंगे? मोदी जी हर स्कीम में, वो जो आटा मिलता है, वो जो राशन मिलता है 5 किलो, उसकी बोरी पर भी मोदी जी की फोटो होगी तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें घोटाला हो जाएगा तो हम मोदी जी का जिक्र नहीं करेंगे। ये कहां की बात हुई? मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका नाम मत लीजिए। अरे अमित शाह जी का नाम लिया आपने, असंसदीय काम कर दिया, ये क्या तरीका? मतलब किसी का नाम भी नहीं लेंगे। ये इतने प्रोटेक्टेड है क्या गृह मंत्री जी या फिर प्रधानमंत्री जी की उनका कोई नाम भी नहीं लेगा गलत चीज में? अगर किया है तो बताइए, सफाई दीजिए आकर। नहीं, गृह मंत्री जी बॉर्डर ठीक कर रहे हैं। गृह मंत्री जी जो है, जो बाहर के भगोड़े आए हैं उनको निकाल रहे हैं, और उन्होंने जो है बॉर्डर सील कर दिया है। वहां पे जो ममता बनर्जी ने खुला रखा हुआ था, वो बॉर्डर सील अमित शाह जी ने कर दिया। वहां पे आप अमित शाह जी का नाम लीजिए, और वहां पे ये देखिए कि वो ममता बनर्जी ने किस हैसियत से बॉर्डर को खुला छोड़ दिया था, और आज अमित शाह ने किस हैसियत से बंद कराया है। मतलब ये अंधभक्त और मूर्खों की ये जमात है जो ये कह रही है कि ममता बनर्जी बॉर्डर देखती है क्या? भाई देश के बॉर्डर की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, या देश के गृह मंत्रालय की, डिफेंस मिनिस्ट्री की है? तो बिल्कुल। ये कुछ भी बोल सकते हैं।
मोदी जी कोई आज से थोड़ी ये चीजें कर रहे हैं। किसान आंदोलन को रोकने के लिए, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 6,000 रुपए की भीख देनी है साल में किसानों को, उसके लिए ढिंढोरा पीटते हैं मोदी जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए दे रहे हैं। किसानों का कितना बड़ा सम्मान हो रहा है, उनको 2,000 रुपए देकर उसका ढोल पीटा जाता है। सर अब यहाँ तो मोदी डायरेक्ट बेनिफिट की बात है, डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, चलिए एक अलग चीज है। यहाँ तो वंदे भारत ट्रेन जब भी नई चलेगी तो मोदी जी ही उसको झंडी दिखाएंगे, भले ही वर्चुअल दिखाएं या फिर वहां पर मौजूद रहकर दिखाएं। इस देश में रेल मंत्री जैसा कोई व्यवस्था नहीं है, और हादसे हो जाएंगे तो ना रेल मंत्री कुछ कहेंगे और ना ये झंडे दिखाने वाले मोदी जी हैं ये कुछ बोल पाएंगे। तो हिमांशु जी, इसीलिए तो वो कहावत है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा। बिल्कुल। तो जो बढ़िया हो, जहाँ पे जो है अंधभक्त जो है तालियां बजाने लगे, वहां सामने खड़े हो जाओ। और जहां जिम्मेदारी की बात आए, जहां पर्चा लीक की बात आए, जहां लाठीचार्ज की बात आए, जहां नौकरी की बात आए, वहां जुमला बता के पीछे हट जाओ। तो ये तो कर ही रहे हैं पिछले 12 साल से, इसमें कौन सी कोई नई बात है? हमें तो कोई नई बात नजर आती नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष का कोई दूसरा नेता हो, अखिलेश यादव हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को टारगेट दिया गया है कि इनको किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए, किस प्रकार से ये वहां पे मुद्दे ना उठा पाए, किस प्रकार से ये देश के युवाओं को कोई संदेश ना दे पाए। इसका ध्यान रखना है, उनको लगातार डिस्टर्ब करना है। राहुल गांधी को उलझाना बड़ा आसान है, क्योंकि कई बार वो तथ्यों में कुछ बोलने में, हिंदी में, अंग्रेजी में उलझ जाते हैं, और उसका फायदा उठाते हुए ये लोग उनको पकड़ लेते हैं और संसद में काफी समय जाया कर देते हैं, जिससे मेन सब्जेक्ट आता ही नहीं है। ये पुरानी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, और विद्वान लोग उनको फिर लपेट लेते हैं। सबसे ज्यादा लपेटने वाले विद्वान का नाम तो आप जानते ही हैं, वो तो सुप्रसिद्ध है राहुल गांधी को लपेटने के लिए। उन्होंने तो कल ही कहा, मैं अपने वायदे पर कायम हूं, कि नेहरू जी क्या थे। तो वो पीछे हटने वाले नहीं, उनको पता है कि कुछ होना नहीं। आज संसद में स्लोगन लेकर घूम तो रहे थे कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा दें। अरे भाई, मतलब इनके एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया, अब देश भर में जितने भी शिक्षा मंत्री हैं ये सबका इस्तीफा ले लेंगे, गलती चाहे हो चाहे ना हो। मतलब मैं गजब का हाल है सर। मैं इसीलिए हिमांशु जी कह रहा हूँ कि ये इस तरह के जो है अंधभक्त हैं, इस तरह के ये बेशर्म लोग हैं। आप देखिए कि अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अमित शाह जी को बचाएंगे जिम्मेदारी से, और उनके पक्ष में खड़े होके जो है बयान देंगे, और वो बयान दे रहे हैं। वो शुरू करते हैं कि पर्चे लीक अखिलेश के टाइम पे हुए, पर्चे लीक नेहरू के टाइम पे हुए, पर्चे लीक फलाने टाइम पे हुए। अरे भाई, वो सब लोग चले गए हैं। शायद पर्चा लीक से ही चुनाव हार गई है समाजवादी पार्टी, शायद पर्चा लीक की वजह से ही चली गई इंदिरा गांधी। तो आप भी तो पर्चा लीक कर रहे हो, इसका मतलब आप भी जाने वाले हो क्या? अगर आप इनकी गलतियां बता रहे हो कि इनकी गलतियां थी और इनको सत्ता से जाना पड़ा, तो आप वो बता रहे हो क्या रणनीति अपनी कि हम भी जा रहे हैं, जाते जाते बताते चले? तो इन लोगों को यही नहीं पता है कि सदन में क्या कहना है। आप ये देखिए, हम जैसे लोगों को बड़ा जो है दुख होता है कार्यवाही देखते हुए, बड़ी निराशा होती है इस बात को देखते हुए कि उन छात्रों के परीक्षा को रद्द होने, नीट की परीक्षा में घोटाला घपला होने, दूसरी परीक्षाओं को टालने, उसमें चोरी चकारी होने पे एक भी नेता, एक भी व्यक्ति सीरियस तरीके से बात नहीं कर रहा है। और उसमें ये नहीं हो रहा है कि इसको कैसे सुधारा जाए, क्या नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, कौन सी कंपनी को दिया जाए। अब मोदी जी कहने के लिए नई टास्क फोर्स बना रहे हैं, जो उन्होंने 24 में भी बनाई थी, और उसकी डेट थी अभी 2 दिन पहले। सीबीआई के वकील नहीं आए, आपको भी पता है। अभी आप नई चीजें शुरू कर रहे हैं, और आपने नंदन नीलकंठी को बना दिया है। नंदन नीलकंठी तो आधार कार्ड लेके आए थे, आप तो उनका लगातार विरोध करते रहे। वो तो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। तो आप एक विरोधी के हाथ में कैसे ये चीजें सौंप रहे हैं? इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसका मतलब आपके पास ना कोई एजेंसी है, ना कोई व्यक्ति है जो इस चीज को ठीक कर सके, और आप जो है विरोधी की शरण में जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये क्या जताता है कि आपके पास कोई भी जानकार, कोई भी एक्सपर्ट और कोई भी इस प्रकार का आदमी नहीं है
कि जिस समस्या में आज आप फंसे हुए हैं, जिस समस्या ने आपको घेर लिया है, उससे कोई बचा सके। ना वो नहीं, आरएसएस। समझदार है ना सर, समझदार तो है ना, कंगना रनौत है समझदार। जेंजी को वो गटर है बता रही हैं, गटर है ये सब। और ये बड़ी साफ सुथरी पढ़ी लिखी पीएचडी होल्डर है, इनकी डिग्री के बारे में किसी को क्या पता है। ठीक है, आप एक्ट्रेस हैं, अच्छी बात है, आपने बहुत फिल्में की हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जेंजीज को जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आप गटर बोलेंगे, इस बात के लिए आप माफी भी नहीं मांगेंगे, आप आकर सफाई भी देंगे इस पर कि भाई हम ये नहीं बोल रहे थे, हम वो नहीं बोल रहे थे। अपनी बात पर जो है आप आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि हमने गलत बोल दिया है, उसको भी लोग डिफेंड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये भी गजब का हाल है सर। देखिए, अगर हिमांशु देखें आप, चाहे जितने भी कलाकार इनके सांसद हैं, वो समय समय पे इनके गले की हड्डी बन जाते हैं। और कई बार मुश्किल में कंगना राणावत भी पार्टी को भी ला चुकी है, प्रधानमंत्री को भी ला चुकी है। आपको याद होगा किसान आंदोलन पे भी इसी तरह की इन्होंने टिप्पणी करी थी, और इनको एक थप्पड़ भी पड़ा था किसान पुत्री का, वो भी इनको याद होगा। लेकिन इनकी भी बेशर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी कलाकार है, फिल्मी कलाकार है, लेकिन वो फिल्मों से बाहर नहीं आ पा रही। वो सदन को, वो सियासत को, वो राजनीति को भी एक फिल्म की तरह से ले रही हैं, और वो सोच रही है फिल्मी डायलॉग है यहाँ बोलना सदन में खड़े होके, या बाहर मीडिया से बात करते हुए बोलना, ये भी एक फिल्मी डायलॉग है। अगर वो गटर छाप बता रही हैं आज के जन जी को, आज की महिलाओं को, आज की लड़कियों को, आज की बालिकाओं को अगर गटर छाप बता रही हैं, तो सबसे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनका उनका क्या क्या जखीरा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, अगर बच्चे उसको बाहर निकाल के जारी करना शुरू कर देंगे तो इनका क्या हाल होगा। तो मुझे लगता है कि इनको दोनों चीजों में ये देखना होगा, राजनीति अलग चीज है और फिल्मी जो दुनिया है वो अलग चीज है। आपको दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है, और अगर आपसे राजनीति नहीं हो रही है तो आप जाइए अपना कलाकारी संभालिए। मैं हिमांशु यहाँ बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। धर्मेंद्र एक बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन के आए थे राजस्थान से, और भारतीय जनता पार्टी ये यूज करती है चीजों को कि किसी बड़े नेता को हराने के लिए किसी कलाकार को लाके मुंबई से जिसका क्रेज होता है उसके सामने खड़ा कर देती है, और वो जीत के उस व्यक्ति का कैरियर तबाह करने का काम होता है। अब कंगनावत जहां जहां से आई है जीत के, वहां एक कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उनको हराने के लिए इनका प्रयोग किया गया, और कलाकार के नाते जनता ने इनको अंधभक्ति में वोट दिया और ये जीत के आ गए। और ये क्या कर रही हैं पिछले जो जितना इनका कार्यकाल है, इन्होंने क्या क्या किया वो सब आपके सामने। मैंने मैंने पार्लियामेंट के अंदर धर्मेंद्र को पूछा था कि आप राजनीति में आए हैं तो क्या आप अपना फिल्मी कैरियर छोड़ के अब राजनीति करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ निभाना मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा था कि मैं पहली बात तो अपनी मर्जी से आया नहीं हूं, मुझे दबाव में लाया गया है, और दूसरा मैं राजनीति में फेल हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और वो उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था, वो सियासत छोड़ के वापस चले गए थे और उसके बाद नहीं लौटे। हालांकि बाद में हेमा मालिनी ने फायदा इस बात का बहुत उठाया, और उनके नाम पे हेमा मालिनी आगे आई, और हेमा मालिनी आज तक राजनीति में है। और आप अगर हेमा मालिनी का भी कार्यकाल देखेंगे, उन्होंने जो स्तंभ खड़े करे हैं राजनीति में, उनको उनको भी देश याद करेगा। जो जो काम हेमा मालिनी ने किए हैं, आप मथुरा में जाके देखिए। मथुरा में उनका हेलीकॉप्टर गेहूं के खेत में चुनाव से चंद रोज पहले उतरता है, और वो एक दराती लेती है, गेहूं काटते हुए वीडियो बनता है, फोटो बनता है, और जारी हो जाता है। और जन्माष्टमी के आसपास वो जो है वहां पे जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहां पे कृष्णा जन्माष्टमी में प्रोग्राम करती हैं, नृत्य करती हैं, और जीत के आ जाती हैं, और दिल्ली मुंबई की यात्राओं में लगातार वो व्यस्त रहती है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एक सियासतदान का आप जो है कोटा भर दे रहे हैं, और आप एक नुकसान समाज का कर रहे हैं। मुझे लगता है कलाकारों को ये होना चाहिए भाई, या तो ये हो कि आप सुनील दत्त की तरह, या जो कई सारे आप साउथ में देखते हैं मुख्यमंत्री की तरह, आप पूर्णकालिक राजनीति में आइए, आप कैरियर छोड़िए अपना। आप दो नावों में पैर रख के अगर बैठेंगे तो ना तो आप इंसाफ कर पाएंगे फिल्मी दुनिया के साथ, और ना आप इंसाफ कर पाएंगे राजनीति के साथ। तो अच्छा सर, आपको मेरा मेरा ये मानना है कि अगर
ठीक है, आप अगर फिल्में भी कर रहे हैं और राजनीति में भी हैं, लेकिन कम से कम अपने दिल से जो सही लग रहा है उसको सही बोलिए तो। मतलब आप जेनज़ीज़ अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनको गटर छाप बताकर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब हमारे हमारे जो युवा पीढ़ी है जिनके लिए मोदी जी रील बना रहे हैं रात के 12 बजे, वो गटर छाप है। तो मोदी जी गटर छाप लोगों के लिए रील बना रहे हैं रात के 12 बजे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं गटर छाप बच्चों के लिए। देखिए हिमांशु, अगर उनको इतनी समझ होती, इतनी जानकारी होती, तो आज उनकी स्थिति ये नहीं होती। और इसीलिए तो मोदी जी भी रील बना रहे हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद भी चल रहा है। इसीलिए किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री ने, पार्टी के अध्यक्ष ने कोई संज्ञान उनके ऊपर नहीं लिया है। किसी प्रवक्ता ने ये बयान नहीं दिया है कि हम खेद व्यक्त करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बेशर्मों की पार्टी है और बेशर्मों की सरकार है। इससे कुछ भी अपेक्षा करना मूर्खता है। यहाँ पे अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो जयंती हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, चाहे समाज हो, चाहे सियासत के लोग हो। इनसे अगर कोई अपेक्षा कर रहे हैं तो वो थाली और ताली बजाते रहें, मस्त रहें, मिलने वाला कुछ नहीं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।